हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का द हिंदू एनालाइज करते हैं। आज है 15 जून 2020। सो आई एम प्रोफेसर आदित्य किदारी। लेट स्टार्ट। आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एडिटोरियल पेज पे आई है द हिंदू के। द नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। इंडिया इज यूनिक अमंग डेमोक्रेसीज इन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी इज नॉट बैक्ड बाय अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। तो बेसिकली इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उनका ये मानना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, जैसे हमको सबको पता है। एंड फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, लेकिन इनका ये मानना है कि हमारे देश में उसको इन्फोर्स करने के लिए, इक्वालिटी को इन्फोर्स करने के लिए कोई लॉ नहीं है एज सच। तो उन्होंने कंपेयर किया बाकी के देशों के साथ, और ये आर्टिकल लेने का बेसिक रीजन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो रिसेंटली डैरेन सैमी ने उनके अपने खुद के इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में डाला था कि मैं जब सनराइजर्स हैदराबाद, जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की एक टीम है, तब वो खेल रहे थे 14-15 में, 13-14-15 में। तो तब वो 2 साल जब खेल रहे थे तो उनको कालू करके ये नाम से पुकारा जाता था। तो उसके उसके बाद तब उनको लगा कि उसका कोई अलग अर्थ है, उसका कुछ अलग मीनिंग है। लेकिन अभी उनको पता चला कि दैट बेसिकली कालू मतलब ये एक रेशियल शब्द है। तो उसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। और आपको सभी को पता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर ये मूवमेंट चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन्होंने भी बोला कि जो भी मेरे टीममेट्स थे, ऑल्दो उन्होंने कोई सीरियसली रेशियली डिस्क्रिमिनेट नहीं किया होगा, लेकिन मुझे इंसल्टेड फील हुआ है। तो जो लोग हैं उन्होंने मुझे खुद होके मैसेज करके या कॉल करके मुझे सॉरी बोलना चाहिए। तो ऐसा डायरन सामी ने किया। तो उसके बाद थोड़े बहुत न्यूज़पेपर्स में ईशांत शर्मा, वीवीएस लक्ष्मण के थोड़े से पुराने इंस्टाग्राम के जो ट्वीट्स थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट थे या ट्विटर पे जो ट्वीट्स थे, उसके ऊपर लोगों ने वो ढूंढ ढूंढ के निकाले, जो कि बहुत सारे मीडिया का वही काम होता है। तब उन्होंने उनको कालू करके रिफर किया है, विच इज़ अ रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स व्हेन इट स्पेसिफिकली कम्स टू ब्लैक पीपल। और इरफान पठान ने आगे जाके कहा कि भारत देश में नॉट ओनली विद द स्किन कलर होता ही होता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन रिलीजन पे, कास्ट में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो साउथ इंडियन हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, उनको नॉर्थ इंडिया में चिढ़ाया जाता है उनके कलर की वजह से। जैसे अभिनव मुकुंद, जो हमारे इंडियन टेस्ट ओपनर, थोड़े बहुत टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले थे, तब उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया गया है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि नॉट ओनली कलर ऑफ द स्किन बट रिलीजन, कास्ट के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इसके वजह से उनके काफ़ी ब्लैकलैश हुआ, जब सारे ट्विटर पे उनको बोलने लगे कि आपको इस देश से इतना प्यार मिला, आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं और आप अपने ही देश के खिलाफ बोल रहे हो। लेकिन और फिर इरफान पठान को बताना पड़ा कि भाई मैं जो भी बोलता हूँ, मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ, मैं आज भी इंडियन हूँ, और जो भी मैं कहता हूँ इंडिया के भलाई के लिए कहता हूँ, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आप कितने भी अपनी आंखें बंद कर ले, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ हिपोक्रेसी, जहाँ पे आज भी रिसेंटली 2 दिन पहले जो मैंने आपको न्यूज़ में बताया कि उत्तर प्रदेश में दलित लोगों के हट्स, जो झोपड़े थे, उनको जलाया गया। अभी आज के न्यूज़ में आया है कि जो 17 अक्यूज लोग हैं उनके ऊपर 5,000 पर पर्सन उन पे रिवॉर्ड लगाया है। जो भी उनको पकड़ के देगा तो उनको 5,000 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ अभी भी ऐसे एट्रोसिटीज़ होते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, मीडिया उस पर ज़्यादा फोकस करते नहीं, क्योंकि उस पर ज़्यादा टीआरपी नहीं आती है। तो जब भी किया जाता है तब वो न्यूज़ जल्द से जल्द हम भूल जाते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 2, जहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, वहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद ऑल्दो ये राइट जो बोला जाता है कि हॉरिजॉन्टली अप्लाइड होता है, मतलब सारे इंडियन सिटीजन्स को अप्लाई होता है, लेकिन स्टिल इन सर्टन एरियाज इसको लोग एक्सक्लूड करते हैं, सर्टन ग्रुप्स को। जैसे कि एक बहुत ही बढ़िया केस थी 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो केस का नाम था जोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्बन एंड अदर्स। जहाँ पे उन्होंने बोला था कि उनकी जो पारसी हाउसिंग सोसाइटी थी, दे विल ओनली सेल इट टू पारसी पीपल, और जो नॉन पारसी लोग होंगे उनको वो सेल नहीं करेंगे। और कोर्ट ने इस जो ये जो बोला था, ये जो रूल उन्होंने बनाया था उस हाउसिंग सोसाइटी ने, उसको लीगल माना गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। जो कि उन्होंने कहा कि दिस इज उनकी मर्जी है, जिनकी हाउसिंग सोसाइटी है दैट इज देयर
फंडामेंटल राइट टू एसोसिएट विद, जिसके साथ उनको रहना है, जिसके साथ उनको काम करना है, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली अब वो प्राइवेट बॉडी थी, इसके वजह से आपको पता है कि इक्वालिटी जो होता है मोस्टली इट इज एनफोर्स अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी। तो इसकी वजह से इसकी जब बात हुई तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, और इस राइट को 2005 में बोला गया कि आप ऐसा कर सकते हो। तो अभी भी 2-3 साल पहले इमरान हाशमी ने भी मुंबई में उनको फ्लैट नहीं दे रहा था बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उसको रूल्स बनाए गए हैं जिनको वैलिडेट किया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो राइटर का कहना है कि ये गलत है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि साउथ अफ्रीका में देर इज अ पर्टिकुलर लॉ फॉर इन्फोर्सिंग इक्वालिटी, स्पेसिफिकली बिकॉज वो जो देश है वहाँ पे अपार्थेड सिस्टम थी, जहाँ पे ब्लैक्स को स्लेव्स माना जाता था। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को इन्फोर्स करने के लिए अलग से लॉ बनाया गया। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो, या कोई गवर्नमेंट बॉडी हो, किसी के खिलाफ भी आप राइट टू इक्वालिटी इन्फोर्स कर सकते हो। तो इनका ऐसा मानना है कि वो इंडिया ने भी ऐसा सिमिलर स्टैंड लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नो लॉन्गर स्पेशल, इंडिया एंड नेपाल नीड टू मूव क्विकली टू रिवर्स द रिसेंट सेटबैक्स टू टाइज। तो उनका ऐसा मानना है कि फिलहाल जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, जो भी मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया, कि उन्होंने जो 3 जगहें हैं, लिम्पुले, कालापानी एंड लिम्पुयाधुरा टेरिटरीज विच आर एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। तो वहाँ की जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, उनका ये मानना है वो उनके हैं। और उसके बाद न्यू दिल्ली ने ये बोला है कि हम उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक बात करके इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसी जगह पे जो काठमांडू या नेपाल की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने ये बोला, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने ये कहा कि हम लास्ट 2 बार उनको हमने मीटिंग के लिए बुलाया, दोनों बार उनको रिक्वेस्ट की कि हम आके इस पे ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पांस दिया नहीं, बहुत लाइटली लिया नेपाली मिनिस्ट्री को, जो कि गलत बात है। और उसके बाद उन्होंने अभी जो अमेंडमेंट की है, अब लोग जो बोल रहे हैं, देर आर सर्टन पीपल, सम पीपल आर सेइंग कि नेपाल ने ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनका जो लोअर हाउस है उन्होंने पास कर दिया है, अभी वो हायर अपर हाउस में गया है उनके। तो उनका ये मानना है कि बिकॉज अभी इंडिया चाइना के बॉर्डर पे भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इसीलिए इसी वक्त उन्होंने अपॉर्चुनिटी देख के अपना बॉर्डर पे भी डिस्प्यूट स्टार्ट कर दी है, ऐसा किसी लोगों का मानना है। नाउ दिस इज ऑल स्पेकुलेशंस, बट इंडिया एंड नेपाल रियली नीड टू हैव अ प्रॉपर डिप्लोमेटिक मीटिंग्स टू रिजॉल्व दिस इशू, ठीक है। तीसरी है बिहाइंड द कर्व, द सेंटर मस्ट हेल्प स्टेट्स टाइड ओवर द पैंडेमिक क्राइसिस बाय गिविंग जीएसटी ड्यूज। अभी जीएसटी काउंसिल ने फिलहाल यही बोला था कि जैसे न्यूज़ भी आई थी 2 दिन पहले, कि उनके ऊपर जो भी टैक्स लाइबिलिटीज होंगी बिजनेस पे वो नहीं होंगे, जो लोग अपने टैक्स फाइल रिटर्न्स नहीं कर पाए उनको भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो जो स्टिमुलस पैकेज था, जीएसटी काउंसिल जो देने वाला था स्टेट्स को, जो जीएसटी पैकेज था, स्टिमुलस पैकेज था, वो कंडीशनल था, उन्हीं स्टेट्स को मिलेगा, जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन्हीं लोगों को ये मिलेगा। लेकिन अभी अभी कोविड-19 की वजह से हाउ कैन यू एक्चुअली कैलकुलेट और हाउ कैन यू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स? अभी कोविड-19 की वजह से सारे स्टेट्स की वाट लग गई, सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई हैं। तो इट विल बी अ स्पेक्युलेटिव थिंग्स टू सी कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इस जीएसटी पैकेज को स्टेट्स को देता है, क्योंकि स्टेट्स ने बहुत सारा, दे हैव सफर्ड लॉट ऑफ लॉसेस। ओके, सो ये और एक न्यूज़ है, रो ओवर मंकी पार्क प्लान। तो अभी कर्नाटका में एनवायरमेंटलिस्ट ने अपोज किया है कि एक मंकी, जो बंदर है, उनके लिए एक पार्क सोच रखा था कर्नाटक गवर्नमेंट की। दे आर ट्राइंग टू हैव इट इन अन अनइनहेबिटेड आइलैंड, मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं है, श्रावती बैकवाटर रीजन। इन्होंने बोला कि यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन देयर वाज अ स्पाइकिंग केसेस ऑफ मंकी रेडिंग एग्रीकल्चरल प्लांटेशन क्रॉप्स। तो ये मलनाड रीजन जो है कर्नाटका में, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो बंदर होते हैं ये एग्रीकल्चर, मतलब खेतीबाड़ी में घुसते हैं, सब सब सत्यानाश कर देते हैं सारे फील्ड का। तो काफ़ी फार्मर्स को लॉस होता है। इसकी वजह से उन्होंने पहले बोला कि हम इसको कोई नियर बाय एरिया में इनको हम लोकेट कर देंगे विद इन कर्नाटका इटसेल्फ। 150 एकर्स ऑफ जमीन थी, उन्होंने अलोकेट की थी नियर नागोड़ी विलेज इन नित्तूर ग्राम पंचायत, ऐसे करके उन्होंने बोला था कि इट्स होसनानागुर तालुक में उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि अगर बंदर वहाँ आ जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगा। अभी इन्होंने ये शिफ्ट करके एक इनहेबिटेड आइलैंड में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शरावती बैक वाटर्स में। वहाँ पे भी एनवायरमेंटलिस्ट अपोज कर रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी कोई स्पीशीज अगर चली जाती है मंकी जैसी, तो क्या पता वहाँ के एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में किसी ने स्टडी नहीं की है। तो एनवायरमेंटल
असेसमेंट करने के बाद ही इन्होंने ऐसी जगह डिसाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट ने जिससे वहाँ पे मंकीज का जो नेचुरल हैबिटेट है, उनकी जो लाइफ है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो भी ठीक रहे और एनवायरनमेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद 3 स्टेट्स येट टू रिप्लाई ऑन लेबर लॉ चेंजेस। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो लेबर लॉज काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लेबर लॉज को बहुत डाइल्यूट कर दिया है। पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आखिर लास्ट देख सकते हैं कि दे हैव रेज द डेली वर्क आवर्स फ्रॉम 8 आवर्स टू 12 आवर्स। तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे का काम उन्होंने बोल दिया है और बहुत सारे लेबर लॉज को डाइल्यूट कर दिया है, जिसके वजह से जो लेबर राइट्स हैं, राइट्स ऑफ द लेबर, दे आर गेटिंग वायलेटेड एक तरीके से। तो उनका ये मानना है कि हमने स्टेट्स को पूछा है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये जो 3 स्टेट है, इन्होंने अब तक रिप्लाई नहीं दिया है। The General Secretary, India Trade Union, the Center of Indian Trade Unions, said that the amendment made by the 3 states, that is Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat, has pushed 80% of the workforce out of the coverage of labor laws। इतने ऐसे लॉस कर दिए कि 80% के जो लोग लेबर में हैं आज के डेट में, आज वो लॉ के बाहर है। तो होता क्या है, जब आप लॉ के बाहर जाते हो और अगर आपका कोई राइट्स है, अगर आपकी सैलरी, आपका वेज, आपका कोई बेसिक राइट है, वो अगर नहीं मिल रहा है आपको, जैसे कोई पेंशन हो जाए, जैसे कोई कंपनसेशन हो गया, कोई आपको लग गया, या आपको कोई इंश्योरेंस हो जाए, या किसी तरीके का हैबिट, क्या बोलते, किसी भी तरीके का एडवांटेज हो जाए, अगर वो नहीं मिल रहा है आपको, तो आप कोर्ट, लेबर कोर्ट में जाके उसको मिलवा सकते हो। लेकिन उसको बिकॉज उन्होंने जो लॉस चेंज किए उसमें से ये लोग बाहर निकल गए, इसकी वजह से इन लोगों को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। So in these 3 states, barring the child labor laws, the law relating to women working the night shift, most other laws have been suspended in the name of reform। तो अभी औरतों का रात का शिफ्ट, ये सारे जो लॉज हैं जो ऑब्वियसली वुमेन सेफ्टी को देखा जाता है, वो भी बंद कर दिया है। And the custodians of the law themselves want to throw the workers at the mercy of the employer। He added that under the changes, employers can hire and fire at will without paying necessary compensation। कोई भी किसी को भी हायर करके निकाल सकता है कंपनसेशन दिए बिना। तो लॉ तो है, लेकिन आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर है, उसमें कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है। वैसे भी ऑन रिकॉर्ड 8 घंटा बोला जाता है, लेकिन लोगों को 12 घंटा 14 घंटा काम करवाते हैं और उन्हीं लोगों को प्रमोशंस मिलते हैं। वही लोग जो पीछे पीछे करते हैं, इतना घर ही जाते नहीं, बस काम ही करते रहते हैं, ऐसे लोगों को ही जॉब्स मिलते हैं, ऐसे लोगों को इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट मिलती है, सैलरी इंक्रीमेंट मिलती है, प्रमोशंस मिलते हैं, वो गॉड नो, मतलब क्या क्या मिलता है। सो ये चेंज होना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब तो 12 घंटे बोल रहे हैं तो 16-16 घंटे काम करवा के लेंगे, और वर्क फ्रॉम होम की वजह से ही हो रहा है। इन्होंने जो चेंजेस किए वो कोविड-19 को ओवरकम करने के लिए किए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन इवन हम भी इंसान है, जो काम करने वाले होते हैं लेबर, हम भी इंसान ही होते हैं। वी ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ टाइम लिमिटेशन विद इन विच वी कैन वर्क। अगर आप 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करोगे तो फिर खाना पीना, नॉर्मल चीज़ें, फैमिली टाइम कब स्पेंड करोगे। सो दिस नीड्स टू बी पॉन्डर ऑन। उसके बाद इंडिया लुक्स टू डिप्लॉय नेवल लीजेंस। तो मेडागास्कर में और अबू धाबी में वो नेवल ऑफिसर्स को पोस्ट करना चाहते हैं फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अभी क्यों? इंडिया ने इंडियन ओशन कमीशन को ज्वाइन किया था एज एन ऑब्जर्वर इन मार्च 2020। तो एक एज एन ऑब्जर्वर करके हमने ज्वाइन किया है। इंडियन ओशन कमीशन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। इंडिया इज लुकिंग टू पोस्ट नेवी लिएजन ऑफिसर्स। ठीक है, लिएजनिंग मतलब एक तरीके के वो ऑफिसर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एट द मादागास्कर एंड अबू धाबी। ठीक है, इन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं तो उसका फुल फॉर्म तो बहुत बड़ा है। यूरोपियन मैरिटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ होमरस फॉर इम्प्रूव्ड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में ये 2 ऑफिस है मेडागास्कर में और अबू धाबी में, ऑफ इंडियन ओशन कमीशन टू गिव information to India। क्यों? The aim is to monitor maritime activity and guarantee freedom of navigation in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz। तो आपको ये पर्शियन गल्फ कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, ये आपको एटलस में ज्योग्राफी के लिए आपको लोकेट करना है। तो और ये जो है इंडियन ओशन कमीशन, बेसिकली इसका जो बेसिक एम है, इट इज इम्प्रूविंग लिंकेजेस ऑफ द नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन इन गुरुग्राम विद अदर आईएफसी एंड बिकमिंग रिपोजिटरी फॉर ऑल मैरिटाइम डेटा। ये जो इंडियन ओशन कमीशन है, इट इज अ रिपोजिटरी। यहाँ पे सारा डेटाबेस होता है व्हेन इट कम्स टू डेटा विद रिस्पेक्ट टू नेवी एंड विद रिस्पेक्ट टू मैरिटाइम सिक्योरिटी। क्योंकि आपको पता है इंडियन ओशन में पायरेसी बहुत है। पायरेट्स आते हैं वहाँ पे, शिप्स को पकड़ लेते हैं, वहाँ के लोगों को किडनैप करते हैं और फिर अलग अलग देशों जहाँ जहाँ के वो सिटीजन्स होंगे उनसे वो
किडनैपिंग के पैसे मांगते हैं, तो उसके लिए इंडियन ओशन की सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सब होने के लिए हमने इंडियन ओशन कमीशन वी हैव बिकम अ ऑब्जर्वर, ठीक है। उसके बाद गुजरात में अर्थक्वेक आया है 5.5 मैग्नीट्यूड का, तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को ऑब्वियसली लगा कि यस अर्थक्वेक आया है। फिर सुप्रीम कोर्ट टू एक्सटेंड वर्चुअल कोर्ट सिस्टम अमिड कोविड-19 फियर्स, एडवोकेट्स हैड सॉट रिजम्पशन ऑफ फिजिकल हियरिंग। एडवोकेट्स बोल रहे हैं कि भाई हमको फिजिकल हियरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो वर्चुअली जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब भी आप एडवोकेसी करते हो तो हर एक इंडिविजुअल को टेक्नोलॉजी तो आएगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन होगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद जो एडवोकेट्स काफ़ी सालों से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है। एंड अनदर थिंग, उनका ये मानना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो ठीक तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंस होता है, वो एडवोकेट्स उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप रुक जाइए, वी माइट स्टार्ट इट इन द मंथ ऑफ जुलाई में हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जब तक कोविड-19 का पूरा जो प्रॉब्लम है, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होता है, तब तक कोर्ट चालू करना बहुत मुश्किल है। और अभी तो आप देख सकते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस दिल्ली हो जाए, मुंबई हो जाए, पुणे हो जाए, यहाँ पे हर दिन इतने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं कि ये फिर से ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भी इसका ये प्रॉब्लम जो है वो हमने कंट्रोल, हमारा गवर्नमेंट और हम लोग एज अ होल हम नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से कंट्रोल। उसके बाद की न्यूज़ है, रिफर टू अफ्रीकन नेशनल्स प्रॉपरली इन पुलिस पेपर्स। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को वार्निंग दी है, क्योंकि उन्होंने अपने चलान में एक ब्लैक इंसान था, एक अफ्रीकन था, उसको निग्रो करके रिफर किया हुआ है उनके चलान में। उनके अगर कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आप किसी भी अफ्रीकन इंसान को निग्रो करके रिफर नहीं करोगे, इसके आगे इसके पहले, अगर होगा तो निकाल दो, ऐसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज गिवन अ डायरेक्शन टू द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कहीं से भी वो आए हो, अफ्रीकन हो नॉर्थ या कोई भी ब्लैक इंडिविजुअल हो, उसको आप निग्रो करके नहीं ट्रीट कर सकते, बिकॉज उसका रीजन है, उनके लिए वो गाली है। हम निग्रो बोलते हैं, हमारे लिए वो कुछ नहीं है, लेकिन इट्स अ रेशियल स्लर, एक गंदी गाली है, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसके लिए आप प्लीज, हम भी नॉर्मल डे टू डे, नॉट ओनली पुलिस ऑफिशियल्स, नॉट ओनली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ या हम जब कॉलेज में होते हैं या कोई हमें काला कोई दिखता है तो हम उसको बोलते हैं कि तू निग्रो जैसा दिखता है या तू निग्रो है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक गाली है। तो आप प्लीज़, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपके आजू बाजू कोई रहता है या आपके फ्रेंड्स है, उनको भी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि यू कैन कॉल देम ब्लैक बट यू कांट कॉल देम निग्रो। निग्रो या नाइगर भी बोल सकते हैं, लेकिन निग्रो नहीं बोल सकते, निग्रो एक गाली है, ठीक है। उसके बाद ममता फ्लेज ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 6 अपोजिशन सपोर्ट। अभी ममता बनर्जी मैडम जो है, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्राफ्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो एंटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। इट इज नॉट विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो सब्जेक्ट है, इट इज इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो भी कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट इज बेसिकली अबाउट, फर्स्ट स्टेट विल मेक द लॉ ऑन इट, बट इफ सपोज टुमारो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बनाना पड़ता है। अगर आपका स्टेट का लॉ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ विल स्टैंड नल एंड वॉइड। उस लॉ को अमेंड करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इनका, ममता मैडम ने कहा कि नहीं, ये बिल गलत है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज जो है वो निकाल दो, एंड ऑफ सब्सिडीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फार्मर्स हैं, हम हैं, आप हम तो बिल भरते ही हैं, लेकिन ये सारे जो लोग हैं, ये सब लोग बिल पे करेंगे। और इसके बाद दे विल हैव टू पे द टैरिफ ऑल्सो। तो टैरिफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, एंड द सब्सिडी जो भी होगी विल बी सेंड देम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे द सब्सिडी डायरेक्टली इनटू द अकाउंट ऑफ द पीपल। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी देती थी, और फिर स्टेट गवर्नमेंट लोगों को ये सब्सिडी ट्रांसफर करती थी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहती थी कि कितना सब्सिडी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी कैसा हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों को दे रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या, सेंटर और स्टेट दोनों ही पावरफुल है, दोनों ही इक्वल फुटिंग पे है। देखिए, हम क्वाजी फेडरल है, हम फेडरल नहीं है, लेकिन
टू बी हैविंग अ कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर, स्टेट और सेंटर दोनों ने ठीक तरीके से काम करना चाहिए, दे शुड बी ऑन इक्वल फुटिंग। लेकिन ये लॉ पे क्लियर दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है और स्टेट गवर्नमेंट नीचे, जो कि फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट, ये ऐसा ही होता है। तो कितना भी अभी अगर अपोजिशन जो बाकी के स्टेट्स हैं या नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, उन्होंने सबने सपोर्ट किया ममता जी को, तो क्या पता ये बिल खारिज भी हो जाए। लेकिन नहीं होता है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। उनका ये मानना है कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आप जो पैसा ट्रांसफर करने की सोच रहे हो, नॉर्मली ये उन लोगों को दिया जाता है जो गरीब लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, या जो लोग जिन लोगों के पास हमेशा इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, रूरल एरियाज में, गाँव में। तो उनका बोलना है ममता जी का, जो कि सही है, कि सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर ये पैसे ट्रांसफर कैसे करेंगे। उसके बाद उनका ये भी बोलना है कि उस जो बिल है, ड्राफ्ट बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें ऐसा बोलना है कि उन्होंने कंपलसरी किया है कि द स्टेट पावर कंपनीज हैज टू बाय मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब अगर कोई सोलर एनर्जी से अगर कुछ बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो स्टेट पावर, जो स्टेट के जो कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनको थोड़ा बहुत खरीदना ही पड़ेगा, जो कि एक तरीके से सही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स पे कितना आप रिलाई करेंगे, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, हमारा फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी है। उस दिन भी हमने देखा कि वी हैड एन एग्रीमेंट विद डेनमार्क, डेनमार्क के साथ हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जिसकी वजह से अभी रिन्यूएबल एनर्जी को हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, स्पेसिफिकली इन द पावर सेक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उसी को लिंक्ड है कि अगर हम डेनमार्क से टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी हम सब प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि थोड़ी बहुत महंगी होगी, तो उसको सस्ता करने के लिए उसका वाइड स्प्रेड यूज होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द स्टेट्स टेकन बाय सेंटर। लेकिन ममता जी का मानना है कि दिस इज एन इम्पोजिशन, जिस तरीके से जबरदस्ती कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आगे जाके देखते हैं इस बिल का क्या होता है, लेकिन ये फिलहाल का स्टैंड है ममता मैम का विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया चाइना प्रेजेंट विद द एड। अभी कोविड-19 के बाद जो हमारे सार्क रीजन जो है, सार्क रीजन में देखिए कौन से देश आते हैं, 8 देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। उसमें अराउंड 7.5% ऑफ द लोग जो है कोविड-19 के केसेस, पूरे दुनिया के जितने केसेस है, तो 7.5% लोग इन सार्क देशों में हैं। तो इंडिया और चाइना ने एग्रेसिवली मार्केटिंग की एक तरीके से, कि जो भी मास्क हैं या जो किट्स हैं या जो वेंटिलेटर्स हैं, उनका बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत देशों को ये सप्लाई किया है। तो अभी नेपाल गवर्नमेंट ने बोला कि हमको मेडिकल मटेरियल नहीं चाहिए, हमको हमको सिर्फ जो मेडिकल मटेरियल चाहिए, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं चाहिए। वी डोंट नीड द डॉक्टर्स, वी नीड द मटेरियल। तो आप सिर्फ मटेरियल भेजिए, हमको प्रैक्टिशनर नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना मोस्टली जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भेजते हैं वो मिलिट्री बैकग्राउंड के होते हैं, इसकी वजह से उनको ये लोग नहीं चाहिए। नेपाल ने नहीं बोला, तो ऐसे धीरे धीरे सारे देश हैं जो लोग अभी नहीं बोल रहे कि हमको सिर्फ मेडिकल मटेरियल चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं चाहिए। तो अगर आप देखेंगे हेल्थ सिल्क रोड इनिशिएटिव के हिसाब से, चाइना हैज सेंट 29 मेडिकल एक्सपर्ट टीम्स टू 27 कंट्रीज इंक्लूडिंग मिलिट्री मेडिकल टीम्स। देखो, मिलिट्री मेडिकल टीम्स टू पाकिस्तान, लाओस एंड म्यांमार, while India has intensified its offers in the SAARC region minus Pakistan। obviously पाकिस्तान को हम नहीं कर उन्होंने उनको हमने अब तक सप्लाई नहीं किया है। एंड द इंडियन ओशन रीजन डिप्लॉइंग एड बाय एयर इंडिया फ्लाइट्स एज वेल एज बाय द इंडियन नेवल शिप केसरी। ओके, लास्ट वीक अ चाइनीज मेडिकल टीम फ्लू इनटू ढाका टू हेल्प ट्रेन हेल्थ प्रोफेशनल। तो चाइनीज के लोग बांग्लादेश गए उनके हेल्थ प्रोफेशनल को ट्रेनिंग देने के लिए, और इंडिया ने अपने मेडिकल टीम्स मालदीव्स, मॉरिशियस, कोमोरोस, कुवैत में अब तक भेजे हैं विद रैपिड रिस्पांस टीम्स। आर्मी की भी रैपिड रिस्पांस टीम हमने भेजी है वहाँ के लोगों को ट्रेन करने के लिए, और मेडिकल मटेरियल भी हमने को बेचा। तो ऑब्वियसली इन रिटर्न एक अच्छा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी लोग हमको रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरी बात तो ऐसी है कि पैसा भी मिलता है बिकॉज हम मटेरियल उनको बेच रहे हैं। उसके बाद अभी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ है, जमायत चैलेंजेस प्ली इन सुप्रीम कोर्ट ओवर लॉ ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ। इन्होंने एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने बोला है जो सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इज इनवैलिड बिकॉज इट गिव्स वैलिडिटी टू द एलिज्ड इलीगल एंड बार्बरस एक्शन ऑफ इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का आप समझ लीजिए उनका क्या कहना है। इन्वेडर तो मुगल्स हमारे पे उन्होंने इन्वेड किया, और उन्होंने जो जो हमारे जो मंदिर थे उनको तोड़ के वहाँ पे जो मस्जिद खड़ी की है, इसके लिए ये सेक्शन आप हटा दीजिए।
ताकि वो आगे जाके उन चीज़ों को भी क्लेम कर सके। जैसे अयोध्या में आप देख सकते हो कि उन्होंने क्लेम करके अपनी जगह वापस ले ली। तो जमात उलमा ए हिंद, इन्होंने ये कहा कि ये पिटीशन उन्होंने अगर फाइल किए तो हमको भी उस पिटीशन को चैलेंज करने की, एक कॉन्टेस्ट करने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसको कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है, क्योंकि इनका ये मानना है कि अयोध्या का एक बार ऑलरेडी एक डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होने के बाद हमारी कम्युनिटी थोड़ी शॉक में है। तो अभी काशी और मथुरा में भी ऐसा हुआ था, जहाँ पे मस्जिद को तोड़ के मंदिर, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बांधे गए हैं मुगल्स ने। तो अभी इसका ऐसा सिचुएशन आता है कि बिकॉज टू मेंटेन पीस उन्होंने बोला कि हमको एटलीस्ट कंटेस्ट करने दीजिए, वरना हमको हमारे देश में डर लगेगा। तो इसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला है। तो उस पिटिशन का रिस्पांस कल तक आ जाएगा, तो देखते हैं इसके आगे क्या होता है इस न्यूज़ का। तो दिस इज, जैसे मैंने कहा, जैसे सोशियोलॉजी जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यही बताता हूँ कि ऑल्दो हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, सेकुलरिज्म हमारे पॉलिटी में लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनल रिलीजियस सेंटिमेंट्स आज भी हमारे देश में काफ़ी स्ट्रांग है। ओके। एजुकेशन में बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ आई है कि द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ टू कैरी आउट 100% कोर्सेज ऑनलाइन। पहले उन्होंने जो लॉ पास किया था, उन्होंने बोला था कि भैया 20% आप 20% आप कर सकते हो ऑनलाइन, बट अभी उन्होंने 100% दे दिया, बट इट इज़ ओनली फॉर द टॉप 100 यूनिवर्सिटी। मैंने बोला था आईआईटी मद्रास पहला आईआईटी है, और विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी इट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, बैंगलोर, जो सबसे बड़े यूनिवर्सिटी। तो पहले टॉप 100 में जो यूनिवर्सिटीज आती है उनको आप 100% आप ऑनलाइन कर दीजिए। अभी इज इट गुड, इज इट बैड? अगर बेनिफिट्स की बात करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब इनका क्या कहना, मतलब ये जो आर्टिकल आया है कोई भी एक्सेस कर पाएगा, कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री में बैठा है, जैसे अफगानिस्तान से हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड के काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो उनको घर में बैठे बैठे दे डोंट नीड टू कम हियर एंड उसको यहाँ पे कमिंग टू इंडिया, स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी एंड देन एक्चुअली सिटिंग इन द क्लासरूम। ऑनलाइन जब आप कर दोगे तो वो अपने ही देश में बैठ के आपकी डिग्री ले सकते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की। इसके लिए वो एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल भी है, क्योंकि आप घर पे बैठ रहे हो, यू डोंट नीड टू पे द, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, हॉस्टल की फीस है, खाने का, आप घर पे हो तो इट इज़ अफोर्डेबल। आप घर पे कभी भी लैपटॉप लेके बैठ के आप कभी भी, यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम, आप अपने टाइम के हिसाब से लेक्चर अटेंड कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो और डिग्री ले सकते हो। एक्सेसिबल, ईजी है, अफोर्डेबल, और क्वालिटी भी बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप ऑनलाइन टीचिंग को जाओगे तो आपको टेक्नोलॉजिकली अपलिफ्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी फैकल्टी को टेक्नोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ट्रेन करना पड़ेगा। और 100 यूनिवर्सिटीज जब ऑनलाइन चले जाएंगे तो उनके अंदर कंपटीशन होगी, तो हर एक यूनिवर्सिटी कोशिश करेगी कि मेरी 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 क्वालिटी बेटर है इस यूनिवर्सिटी से, ताकि अगले बार जब एनआईआरएफ फिर से रैंकिंग निकाले तो हम टॉप पे आए। लेकिन आर्टिकल में डिसएडवांटेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो यूपीएससी की जो पढ़ाई होती है उसको ऐसा करना पड़ता है कि जो न्यूज़पेपर में आता है उसको एनालाइज भी करना बहुत जरूरी है। एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं आप लोग, इंडिया में ही इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना है? कभी सोचा है कि अगर आप इंटरनेट की अगर बात करें इंडिया में तो कितने लोगों के पास इंटरनेट है? मैं मुंबई में, पूना में, दिल्ली में, बैंगलोर में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बढ़िया है। आप थोड़ा रूरल एरियाज में जाइए तो आपको कवरेज नहीं मिलती है, यू डोंट गेट कवरेज। तो व्हाट अबाउट दैट? हमारे बच्चे खुद जो रूरल एरियाज में हैं उनके पास इंटरनेट नहीं है। कल ही का एक आर्टिकल मैंने देखा कि आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में तो इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। तो किस एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हो यार तुम लोग? और अफोर्डेबिलिटी, किसने बोला फी कम हो जाएगी? और फी कम भी हो जाती है। ये जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है इनकी फीस कितनी है? 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख हर साल का इनका फी है। कैसे अफोर्डेबल कर पाएगा बच्चा? और क्वालिटी की बात करते हो, ऑनलाइन पढ़ाना और क्लासरूम में पढ़ाना, इसके काल पे भी एक लेक्चर हुआ था कि सब कुछ आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। इंजीनियरिंग हो जाए, मेडिकल हो जाए, आर्किटेक्चर हो जाए, ये आपको, यू हैव टू सिट इन द लैबोरेटरी एंड डू इट योर सेल्फ। थोड़े बहुत जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पढ़ा सकते हो, लेकिन देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स विच नीड्स क्लासरूम्स, विच नीड्स लैबोरेटरीज, उसको ऑनलाइन कैसे करोगे? गॉड नोस। डिसएडवांटेज है काफ़ी। एंड लास्ट इज मेकिंग द शिफ्ट। तो अभी अगर ये शिफ्ट करना पड़ेगा तो इन यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी उनको जो भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनीज है सॉफ्टवेयर के, उनके साथ टाई अप करके उनको ये सारा सेटअप चालू करना पड़ेगा फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। अब देखते ही कितना आगे जाता है। इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ट्रम्प साइड स्टेप्स कंट्रोवर्सीज एंड एड्रेस। तो ये मिलिट्री ग्रेजुएट्स हुए थे वहाँ पे, ये गए
ट्रम्प साहब गए, उन्होंने अपने अमेरिकन सोल्जर्स के बारे में, अमेरिकन वॉरियर्स की ग्लोरी के बारे में बात की, लेकिन जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट है उसको बिल्कुल उसके बारे में बात भी नहीं की। सो काफ़ी स्मार्ट इंडिविजुअल है मिस्टर ट्रम्प, उसमें कोई डाउट नहीं। यूएस ऑफिशियल रिजाइन्स ओवर ब्लैक मैन्स डेथ। अटलांटा पुलिस चीफ क्विट्स आफ्टर ऑफिसर फेटली शूट्स रेहार्ड ब्रुक्स नियर अ रेस्टोरेंट इन द सिटी। अभी और एक अटलांटा में और एक ब्लैक को गोली से मार दिया गया। अभी इनके ये जो रेमंड ब्रोक्स है, इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई थी, और मैं आपको ये न्यूज़ समझाता हूँ हुआ क्या। इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई और ये इनको जब अरेस्ट करने गए पुलिस ऑफिशियल्स, तो ये इंडिविजुअल के साथ जो सीसीटीवी कैमरा में ये हुआ है, सीसीटीवी कैमरा में आया है कि थोड़ी बहुत फिजिकली हाथापाई हुई। और जो टेजर होता है, टेजर मतलब क्या है, एक उसको जब आप किसी पे एम करके शूट करते हो तो हमें करंट लगता है, ऐसे वायर जाते हैं और हमें हमें करंट लगता है और हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो तो अनकॉन्शियस हो जाने के बाद दे आर लाइक, वो लेके भाग गया, तो इसके पीछे पुलिस ऑफिसर्स लग गए और वो चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ वरना हम शूट कर देंगे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एंड दैट गाय शॉट है और वो मर गया, मतलब उसको लगा काफी, और लगने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। तो वहां के जो चीफ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो जो ऑफिसर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो अभी ब्लैक लाइव मैटर में इतना चल रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए पुलिस ऑफिशियल्स ने। पता नहीं, यहाँ पे हमने निगरो लिख दिया हमारे चालान में, तो इतना बड़ा सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा ने इतना बड़ा ऑर्डर पास कर दिया, यहाँ पे तो गोली मार रहे हो आप लोग, तो थोड़ा बी केयरफुल। न्यू वे ऑफ बेजिंग आउटब्रेक स्प्रेड्स टू नेबरिंग लियोनिंग। तो अभी कल ही मैंने आपको बताया कि जिंगफियाड करके एक मार्केट प्लेस थे, वन ऑफ द बिगेस्ट होलसेल मार्केट इन चाइना, इन एशिया सॉरी, वो अब वो आउट स्प्रेड हो रहा है। कल 45 लोग हुए, आज ज्यादा लोगों को कोरोना हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये कोरोना जो है, ये जो वायरस है, यूरोप से आया। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको तो अभी ये चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी। चाइना आपको करना पड़ेगा, ये आपकी तरफ से आया है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। चर्चिल्स फोटोज गोज मिसिंग फ्रॉम सर्च रिजल्ट्स। गूगल पे जब चर्चिल को सर्च करने की कोशिश करी तो उनको फोटोज ही नहीं आए, तो लोगों ने बोला कि भाई इज इट रिलेटेड टू ब्लैक लाइव मूवमेंट। गूगल डर के इनके फोटो सब हटा दिए। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो हीरो हैं अमेरिका के, तो गूगल ने बोला गलती से हुआ होगा, इसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या कोई एम या ब्लैक लाइव मूवमेंट को सपोर्ट या ना सपोर्ट करने का कोई लेना देना नहीं है, गलती से हुआ है, हम उसको उस गलती को सुधार देंगे, इसके आगे नहीं होगा। श्रीलंका होल्ड्स मॉक पोल टू टेस्ट हेल्थ मेजर्स। अभी श्रीलंका में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस के लिए वो लोग क्या करने वाले हैं कि दे आर गोइंग टू हैव मॉक पोल्स, कि देखेंगे जो ऑफिशियल्स होंगे इलेक्शन के वो पूरे किट में होंगे, और जो लोग होंगे उनको पूरा मास्क पहन के आना पड़ेगा, उनको खुद का पेन लाना पड़ेगा वोटिंग करने के लिए, टू चेक वेदर द इट इज सेफ टू पोल, इज इट सेफ टू वोट और नॉट इन श्रीलंका। तो उस पर ट्रायल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है। उनसे हमने सीखना चाहिए कि कल जब अगर हमारे अभी राजस्थान में इलेक्शंस आ रहे हैं पास में, तो आपको पता ही है कि एक जयपुर में बहुत बड़े 5 स्टार होटल में सारे कांग्रेस के जो एमएलए उनको एक साथ उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पे, ताकि कांग्रेस को खरीद न ले, ऐसा राजस्थान के सीएम गहलोत साहब का मानना है, जिसके लिए बीजेपी बोल रही भैया कोई प्रूफ तो बताओ, हमें में बात कर रहे हो। तो अगर इलेक्शंस होंगे तो आपको ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स है इनको पहले मॉक ट्रायल लेना चाहिए, और उसके बाद ही आपने एक्चुअल इलेक्शन स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। 400 किल इन तालिबान अटैक्स इन अ वीक। तो अफगानिस्तान में अटैक्स हुए हैं, अफगान सिक्योरिटी 400 लोगों को अब तक तालिबान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मार दिया, विच इज बिग नंबर इन 1 वीक। बहुत ही चिंतादायक बात है, इसको रोकना चाहिए। North Korea wants south of retaliation over leaflets sent by defectors. People have been sending anti प्योंगयान प्रोपागेंडा। तो अभी साउथ कोरिया से जो थोड़ा बहुत राइस आता था उसके अंदर एक से लीफलेट्स भी आ रहे हैं, जिस लीफलेट्स पे लिखा गया है एंटी नॉर्थ कोरिया प्रोपागेंडा उस लीफलेट्स में है। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनकी सिस्टर ने ये वार्निंग दी है कि अगर वो भी एक्चुअली शी डजंट हैव एनी अथॉरिटी, बट शी इज हैविंग द अथॉरिटी गिवन बाय द प्रेसिडेंट। उनके पास ऐसा कोई लिखा हुआ तो है नहीं, लेकिन वो बोलती है, उन्होंने बोला कि अगर ऐसा फिर से ऐसी पैम्पलेट हमको मिली तो हम अटैक भी कर सकते हैं। Again, Australian states further relax COVID-19 restrictions, 50% limit on indoor venues eased. तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही होगा कि इवन दे आर डिस्कसिंग टू कंडक्ट द वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया और द आईपीएल इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली कोविड-19 को कंट्रोल में लाया है। बहुत ही कम केसेस, अभी उनका लिटरली पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आ गया है। तो धीरे धीरे जो कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस थे वो कम कर रहे हैं।
और जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि जिम्स हो जाए, पब्स हो जाए, वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। अगस्त तक सब कुछ खुल जाएगा। तो द थिंग टू लर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया। उन्होंने अपने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट सारा 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 लॉक पूरा ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन कर दिया, कोई अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं जा सकता। और उन्होंने सारे सेफ्टी मेजर्स बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किए और उसके वजह से वहाँ पे अभी सिचुएशन काफ़ी बेटर है। तो उनके जो भी पब्लिक प्लेसेस है वो धीरे धीरे अभी खुल रहे हैं। सो दिस इज़ द इंटरनेशनल न्यूज़। सो थैंक यू पीपल, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी ऑप्शनल और विद रिस्पेक्ट टू द न्यूज़ विच आई हैव एनालाइज टुडे, कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। प्रोफेसर आदित्य केदारी साइनिंग आउट।